हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लासिकल लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम पार्टिकल को किसी सिस्टम के अंदर जब पार्टिकल लेके चलते हैं तो उन पार्टिकल को बेसिकली हम दो टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, एक क्लासिकली और दूसरा क्वांटम मैकेनिकली। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो उसका जो लिमिट है वो लिमिट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम क्लासिकल पार्टिकल लेके चलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं उनका जो पोजीशन और मोमेंटम है वो हम 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं। एक ही टाइम के ऊपर उस पार्टिकल का पोजिशन ये होगा और उस पार्टिकल का मोमेंटम ये होगा। अब अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिकली तो जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और क्वांटम पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम 100% श्योरिटी के साथ एक ही टाइम के ऊपर नहीं बता सकते। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली बोथ QI एंड PI ऑफ ए पार्टिकल। QI यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और जो PI है वो पार्टिकल का मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, जब हम पार्टिकल को क्लासिकल मैकेनिकली ट्रीट करते हैं तो पार्टिकल का जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो हम साइमल्टेनियसली 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रिवेंट दिस। मीन्स जब हम पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं या हम क्वांटम पार्टिकल लेके चलते हैं तो क्वांटम पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ए क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ओनली व्हेन द इफेक्ट ऑफ एच इज नेग्लिजिबल। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन हम कब लेके चलते हैं जब एच की वैल्यू होती है, एच बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो एच है वो हम नेग्लिजिबल लेके चले तभी हमारे पास जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है वो वैलिड होगा। या हम क्लासिकल डिस्क्रिप्शन उसी टाइम लेके चलेंगे जहां पे एच क्या हो, नेग्लिजिबल हो। तो यहां पे हम बोल सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी वेरी ग्रेटर देन एच। मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जो वैल्यू हो वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एच। और यहां पे हम ये बोल सकते हैं जो एच की जो वैल्यू हो वो क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल हमने ले रखी है और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर द मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स मान लिए। गैस के मॉलिक्यूल्स ये क्यों माने, क्योंकि जब हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो हम गैस पार्टिकल को ही लेके चलते हैं और उन गैस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो हमने मान लिया PAV, जिसको हम बोलेंगे मेन मोमेंटम, और RAV हमने मान लिया उन पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है, मीन्स पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे मान ली RAV। उसके बाद क्लासिकल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं RAV और इनटू PAV या डेल्टा भी लगा सकते हो। इन दोनों की जो वैल्यू हो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी H के कंपेयर में। तो हमने यही माना है एक क्लासिकल डिस्क्रिप्शन इज वैलिड व्हेन, जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन हो वैलिड कब होगा जब H की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी और जो R है मोमेंटम और जो R पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है और P जो मोमेंटम है इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम यहाँ पे डी ब्रोगली का कंसेप्ट यूज करेंगे या फिर डी ब्रोए का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए वेवलेंथ, तो डी ब्रोए वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P। लैम्डा क्या होती है यहाँ पे वेवलेंथ, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और P होता है मोमेंटम। और हम इसको एवरेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा को हमने एवरेज की फॉर्म में लिखा और यहाँ पे मोमेंटम को भी हमने एवरेज की फॉर्म में लिख लिया। अगर मैं यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालना चाहूं तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, PAV को तो हम उस तरफ ले जाऊंगा, लैम्डा को इस तरफ लेके आऊंगा तो मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब जो हमने यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू निकाली है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, R एवरेज H बाय लैम्डा AB बहुत इसकी जो वैल्यू हो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू H। मीन्स यहाँ पे भी यही मतलब है जो H की वैल्यू वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं हमारे पास जो RAV की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है
लैम्डा एवी से। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल लिमिट। तो क्लासिकल लिमिट हमारे पास ये होती है। जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसका मतलब है हमारे पास जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं उनका जो वेव फंक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता। मीन्स हमने मान लिया हमारे पास एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, ये हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर भी समझाया था। तो पहले पार्टिकल का अगर वेव फंक्शन ये है तो दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन ये होगा। मीन्स इनका जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। जो पार्टिकल होंगे वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब मैं इन पार्टिकल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मीन्स इन पार्टिकल के बीच में अंतर मैं यहां पे बता सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है, इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी निकालेंगे आगे। तो इक्वेशन नंबर 4 को आपको याद रखना है या फिर यहां से आप बता सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 कैसे आई। तो इसका हम यूज आगे करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज द गैस कंटेनर एन आइडेंटिकल पार्टिकल। हमने मान लिया हमारे पास एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर के अंदर हमने एन आइडेंटिकल पार्टिकल मान लिया और उस गैस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो v मान लिया। तो द वेव फंक्शन फॉर द एन पार्टिकल, तो जो एन पार्टिकल, ये हमने एक कंटेनर माना, इस कंटेनर के अंदर हमने बहुत सारे गैस के पार्टिकल मान लिए। अब मैं अगर इन पार्टिकल का इंडिविजुअल वेव फंक्शन निकालना चाहूं तो इसको हमने बोल दिया पार्टिकल 1, इसको पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ऐसे सो ऑन हमने एन पार्टिकल मान लिए। तो अब सिस्टम का अगर मैं टोटल वेव फंक्शन निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालूंगा, सेकंड पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालूंगा, थर्ड का और सबका जो सब पार्टिकल का जो वेव फंक्शन आएगा बाद में, फिर उससे हम टोटल वेव फंक्शन निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, द वेव फंक्शन ऑफ एन पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई a1। सेकेंड पार्टिकल का वेव फंक्शन साई b2 और जो nth पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई zn। अब यहाँ पे साई a1 का मतलब क्या है, साई a1 का मतलब ये है हमारे पास जो पहला जो फर्स्ट पार्टिकल है वो a स्टेट के अंदर है। तो साई a1 मीन्स पार्टिकल 1 इन ए स्टेट। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ए स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड का अगर मतलब बताना चाहे तो सेकंड पार्टिकल बी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे सो ऑन करके हम सब पार्टिकल को बता सकते हैं। तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट और, यहाँ पे हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं तो हम पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। मान लिया हमारे पास दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने मान लिया हमारे पास कोई भी दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन दो गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर मैं वेव फंक्शन बताना चाहूं तो कैसे बता सकता हूं, यहाँ पे साई a1 एंड साई b2 ऐसे करके अगर हमारे पास nth पार्टिकल है तो nth पार्टिकल का वेव फंक्शन हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का निकाला, सेकंड पार्टिकल का निकाला और सबका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे साई 1, 2, 3 सो ऑन एन पार्टिकल का हमने वेव फंक्शन निकाला और ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड का, थर्ड का सो ऑन हमने यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सब पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसका प्रोडक्ट ले लिया तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इन पार्टिकल का जो स्टेट है, अब तक हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल था वो ए स्टेट के अंदर था और जो सेकंड पार्टिकल था वो बी स्टेट के अंदर था। अब अगर मैं इनका स्टेट चेंज कर दूं, जो सेकंड पार्टिकल है उसको ए स्टेट के अंदर भेज दूं और जो फर्स्ट पार्टिकल है उसको बी स्टेट के अंदर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, हमारे पास वेव फंक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। साई a2 मीन्स जो सेकंड पार्टिकल है वो ए स्टेट के अंदर है और साई b1 मीन्स जो बी पार्टिकल है वो जो वन पार्टिकल है वो बी स्टेट के अंदर है। ऐसे सो ऑन करके हम यहाँ पे सभी पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव ए फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल कंटेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 4। जो इक्वेशन नंबर 4 हमने यहाँ पे निकाली थी क्लासिकल लिमिट, अब हम यहाँ पे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कैसे निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। वी इमेजिन दैट each particle occupy a tiny cube of side r a v and these cube fill with volume v। तो हमने यहाँ पे एक फेज स्पेस मान लिया, ये हमारे पास एक फेज स्पेस है और इस फेज स्पेस का जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम मान लिया हमने v। और इस फेज स्पेस के अंदर हमने बहुत सारे फेज पॉइंट मान लिए
और जो कि किस शेप में है, क्यूब की शेप में है। ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब मान लिया और इस क्यूब की जो एक साइड है वो एक साइड क्या है हमारे पास, क्यूब की एक साइड है RAV। अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहूं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, RAV का क्यूब, क्योंकि क्यूब की जो सेकंड साइड है वो भी RAV होगी, थर्ड साइड है वो भी क्या होगी, RAV। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, RAV क्यूब। अब इस जो फेज स्पेस लिया हमने, इस फेज स्पेस के अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल आ सकते हैं जो क्यूब के माफिक होंगे। तो इस कंप्लीट फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो ये है और इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं। तो हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फेज स्पेस लिया, इसका जो टोटल वॉल्यूम था वो V था। उस फेज स्पेस के अंदर हमने एक पार्टिकल माना और उस टाइनी पार्टिकल माना क्यूब की शेप में, और उस क्यूब की शेप में जो पार्टिकल माना है उसकी एक साइड क्या है हमारे पास, RAV। अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम देखूं तो क्या हो जाएगा, RAV क्यूब। और इस फेज स्पेस के अंदर टोटल पार्टिकल कितने आएंगे, n। तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस टोटल सिस्टम का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, V। तो मैं ये लिख सकता हूं V हमारे जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, RA क्यूब, और इनटू में n इक्वल टू V। तो we imagine that each particle occupy a tiny cube of side RAV and these cube fill the volume V। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमने ऊपर समझा दी। अगर मैं यहां से RAV की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, n को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा और जो पावर है उसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, जो ये n हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। अगर पावर को हटाऊंगा मैं यहां से तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो RAV की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 का भी यूज हम आगे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस से जो हमारे पास पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस से क्या है, जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास वो कभी भी रेस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या हो जाएगी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, P²/2m। और ये वाली जो इक्वेशन है वो आपने एलिमेंट्री में भी पढ़ी होगी और हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कैसे आएगी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास पार्टिकल की होती है 12mv²। अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूं और m से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे m² हो जाएगा। और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम, और ये मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो ये हमारे पास एक एनर्जी आ गई। अगर मैं काइनेटिक थ्योरी के अंदर ही टेम्परेचर का अगर कंसेप्ट लूं तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, E = 3/2 kT। हम इसको भी यहाँ पे निकाल के बता देते हैं, पर ये आपने वैसे एलिमेंट्री क्लास के अंदर भी पढ़ा है, पर इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और करवाने लग गए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हमने पीछे दो एनर्जी निकाली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। पहली जो एनर्जी थी हमारे पास ये थी, और जो सेकंड जो एनर्जी निकाली थी टेम्परेचर की फॉर्म में हमने वो ये निकाली थी। अब दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो हम यहाँ से PAV की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टर्म को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, PAV² = 3kT और m। और अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं यहां से तो ये आ जाएगा इसके ऊपर रूट। तो हमने यहाँ पे PAV की भी वैल्यू निकाल ली। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या था, λ = h/p, और PAV की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो ये जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, λ की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमने इक्वेशन नंबर 5 निकाली थी, हमने RAV की वैल्यू निकाल ली, हमने λ की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 ये थी। इक्वेशन नंबर 4 से हमने RAV की वैल्यू निकाल ली और λAV की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो RAV की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, और इक्वेशन नंबर 4 कहाँ है, वेट ए मिनट, ये इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 ये रही है हमारे पास, और ये RAV की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम
इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है वो क्या बताता है, यहाँ पे क्लासिकल लिमिट को बताता है, या हम इसको ये बोल सकते हैं जब हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करके चलते हैं तो पार्टिकल हमारे पास डिस्टिंग्विशिबल होते हैं और पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता। उसके बाद हम क्लासिकल लिमिट की वैलिडिटी देखते हैं कहां कहां तक होती है। द क्लासिकल लिमिट इज वैलिड ओनली, क्लासिकल लिमिट वैलिड कब कब होगी, व्हेन टी इज वेरी लार्ज, जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी, एम इज नॉट टू स्मॉल। सेकंड ये, और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगी, एन इज स्मॉल फॉर डाइल्यूट गैस। तो ये था हमारे पास क्लासिकल लिमिट का जो कंसेप्ट है, ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 या 8 मार्क्स के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।